इस वीडियो में हम जानेंगे लासा एलसीएम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एलसीएम लासा से रिलेटेड, उनको आप इन फैक्ट्स की हेल्प से, इन डायरेक्ट रिजल्ट की हेल्प से आप उनको डायरेक्ट मार्क कर पाएंगे कि उनमें से आपका कौन सा जो है राइट आंसर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सहभाज्य संख्याओं का लासा कितना होता है, आपकी कोई भी संख्याएं दे रखी हैं आपका, या फिर विषम संख्याओं का लासा कितना होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ फैक्ट हैं, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं, उनकी हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है 6 और 12 का। तो 6 और 12 का लासा निकालने के हमने 6 के फैक्टर किए 2 गुणा 3, 12 के बाद गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में 2 कॉमन है, और ज़्यादा किसमें कितनी बार है, इसमें है 2 बार, तो हमने लिख दिए 2 गुणा 2। ठीक है, अब 3 दोनों में है लेकिन है एक ही बार, तो हमने फिर लिख दिए 3। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉमन ना हो। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करी 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका आपका लासा क्या आ गया 12। तो इन दोनों का लासा आ गया 12। अब आप देखिए 12 क्या है, इसमें जो बड़ी संख्या है उसके बराबर है। ठीक है, छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या 12 है, और लासा क्या है 12 है। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्ट ये बनता है कि जो आपका लासा है उसकी जो न्यूनतम वैल्यू है, जो न्यूनतम मान है, वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम दूसरा उदाहरण लें, ऐसे ही हम रैंडमली ले लेते हैं, हमने लिए 5, 6, 16। ठीक है, तो इसका जो लासा की जो न्यूनतम वैल्यू है वो 16 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा 16 होगी, 16 हो सकती है। 16 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। मान लो 15, 10, 6, 5, ठीक है, 9, 8, ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती। तो जो सबसे न्यूनतम मान होता है लासा का, वो उसमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, एक फैक्ट आपका ये हो गया। एक हम और छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हमारे पास उदाहरण है 5 और 6 का। ठीक है, तो 5 और 6 की हम लिखेंगे पहले फैक्टर। 5 के होगा केवल 5 ही, 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3। अब लासा के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, ना 2 इसमें है ना 3 इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी की कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 फिर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब लिख लिए। हम यही तो करते थे लासा में, हम पहले कॉमन वाले लिखते थे, कॉमन नहीं मिलता था तो जो आपके बचते थे उनको लिख लेते थे। ठीक है, तो इसमें तो कॉमन है नहीं, तो जो बचे वो सब हमने क्या किया, लिख लिए। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 पंजे 30। ठीक है, तो अगर आप 5 और 6 की गुणा करोगे, 5 गुणा 6, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, फैक्ट क्या हुआ कि आपका जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम जो वैल्यू होती है लासा की, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो सकती है, उनसे कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर हम एक और उदाहरण लें, ऐसे हम ले लेते हैं रैंडमली उदाहरण। हमारे पास है 6, 10 और 15 का। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो सकती है, मतलब 6 गुणा 10 गुणा 15 के बराबर हो सकती है, इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगला हमने क्या किया, हमने 2 अभाज्य संख्याएं ली। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में हमने ले ली 5 और 11। ठीक है, 5 और आपकी 11 क्या है, तो अभाज्य संख्या है, तो हमें इसका निकालना है लासा। तो 5 का हो जाएगा फैक्टर केवल 5, 11 के हो जाएंगे केवल 11। ठीक है, अब लासा निकालने की करेंगे, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो 5 के फैक्टर और 11 के फैक्टर दोनों की कर देंगे गुणा। तो 11 गुणा 5 गुणा 11 आपका क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब आप अगर 5 और 11 की गुणा करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 55 ही आएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि आपकी 2 अभाज्य संख्याओं का जो लासा है वो हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो हमेशा, जो लासा है वो क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। 3 है तो तीनों के गुणनफल के बराबर, 4 है तो चारों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, दूसरा हम उदाहरण लेते हैं सह अभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो हमारे पास उदाहरण है 4 और 9 का।
ठीक है। तो 4 और 9 के लिए हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2, 9 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3। अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो दोनों के फैक्टर लिख के उनकी कर लेंगे गुणा, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। और अगर आप 4 और 9 की गुणा करेंगे तब भी आपका क्या है, 36 ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो आपके को प्राइम नंबर होते हैं, उनका भी लासा हमेशा क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 फैक्ट यहाँ से और निकल आए कि आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो लासा होता है वो हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और सह अभाज्य को प्राइम में भी जो लासा होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमने उदाहरण लिया है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। क्रम से हैं और प्राकृतिक हैं, ठीक है। तो आप कोई भी संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। मैंने ले लिया मान लो 9 और 10 का, ठीक है। मैंने लिया 9 और 10, आप कोई भी क्रम से होनी चाहिए, जैसे 9 10 ले लिया, 7 8 ले लिया। तो अब 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3, 10 के करेंगे तो 2 गुणा 5। अब इनका निकालना है लासा, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन तो दोनों में कुछ है नहीं, तो जो भी इनकी गुणनखंड है उनकी कर लेंगे गुणा लिख के। तो 3 गुणा 3, 2 गुणा 5, ठीक है। तो इनकी गुणा करोगे 3 3 9, 9 दूनी 18 पंजे 90, ठीक है। और अगर आप इन संख्याओं की गुणा करेंगे 9 गुणा 10, तब भी आपका क्या आएगा, 90 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्रमागत संख्याओं का जो लासा है वो हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। एक हम अब और लेते हैं उदाहरण दूसरे तरीके का। उसमें हमने क्या किया, विषम संख्याएं ली हैं, ठीक है। तो उदाहरण में हमने क्या लिया, हमने ले ली 7 और 9। तो 7 और 9 का लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 के फैक्टर करेंगे 7 हो जाएंगे, 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3। अब लासा निकालेंगे तो उसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 7 का है 7, 9 का है 3 3, इनको लिख के कर देंगे गुणा, ठीक है। तो 3 3 9 7 63। तो अगर आप इनकी भी गुणा करेंगे 7 गुणा 9, तब भी आपका आंसर क्या है, 63 ही आएगा, ठीक है। तो इससे भी क्या कंक्लूजन निकला कि आपकी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो लासा है वो हमेशा क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगला हमने उदाहरण लिया है 2 क्रमागत सम संख्याओं का, ठीक है। तो हमने उदाहरण ले लिया 6 और 8 का। 6 और 8 दोनों क्रम से। अब 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3, और 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब निकालना है हमें इसका लासा। तो देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में 2। अब ज़्यादा बार किसमें है, इसमें है 3 बार, तो हमने ये लिख लिया 3 बार वाला, 1 2 3 बार, ठीक है। तो 2 का तो किससे खत्म हो गया, अब आपका क्या बचा 3। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 के 8 16, 8 3 24, ठीक है। अब इनकी करो गुणा, 6 गुणा 8, 6 8 48। अब इसको दे दो 2 से भाग, कितना आ गया 24। तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के केस में जो लासा होता है वो संख्याओं का गुणनफल बटे 2 के बराबर होता है, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल बटे 2 के बराबर होता है। अब तक जितने भी केस थे, चाहे वो सहअभाज्य वाला हो, चाहे अभाज्य वाला, चाहे क्रमागत वाला, चाहे विषम वाला, उसमें केवल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता था। लेकिन इसमें क्या है, संख्याओं के गुणनफल बटे 2 के बराबर होता है, उसमें आपको 2 से भाग और देना है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट थे, अब इसको हम एक ही बार में देख लेते हैं क्या क्या थे। तो पहला आपका फैक्ट था कि जो न्यूनतम लासा है वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, वो संख्याओं के हिसाब से होता है। जो अधिकतम लासा है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो सकता है, उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम लासा सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, अधिकतम लासा सबसे छोटी संख्या के गुणनफल के अधिकतम लासा संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो जो ये वाले थे ये वो संख्याओं के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि कैसी संख्याएं हैं। बाकी आगे आ जाइए। अभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, बिना कुछ सोचे समझे संख्याओं की गुणा करो उसके बराबर हो जाएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा।
क्रमागत विषम संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्रमागत सम संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणनफल बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है, बटे 2 के बराबर। तो ये तो आपके सब एक से हो गए, ये सम वाला अलग है, तो सम से आप याद रख सकते हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम होती हैं, तो नीचे 2 आ गया। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है वो संख्याओं के नेचर के हिसाब से किस तरीके की संख्याएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये तो संख्याएं ही अपने आप में हैं अलग तरीके की। ठीक है, तो आप ये फैक्ट याद रखिए, इनका हम यूज करते हैं। बहुत से क्वेश्चन इस तरीके के आपके आते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पे आपके ये काम आते हैं हमको डायरेक्ट आंसर मार्क करने में।